ट्रंप की कामयाबी में और कैमला हैरिस की नाकामी में जो फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बिलियनर्स जो हैं वो कैमला हैरिस के साथ थे सबसे ज़्यादा, 85 इन नंबर्स। और दूसरी तरफ 55 लोग, इलॉन मस्क भी उसमें एक शामिल है जिसने बहुत ज़्यादा दौलत लुटाई है इस इलेक्शन के लिए। यहूदी 80% वोट कैमला हैरिस, और फिर 20% ही कहेंगे ट्रंप को। अमेरिका जो बनाता है वो बाकी दुनिया कम ही बनाती है। वो बड़ी बड़े जहाज़ बनाता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाता है, वो फार्मास्यूटिकल्स में है, उसके यहाँ टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या वजह है कि वो चाइना का मकरूज़ है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने 3 अहम रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दी और उनमें जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई और बलूचिस्तान नेशनल BNP के मैंगल ग्रुप के अख्तर मैंगल, इन तीनों को उन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलें जेल में, और मौलाना को कहा कि आप आएँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी मुखालफत क्यों करता रहा और मैंने जिस लेवल पे जाके आपकी मुखालफत की वो किसके कहने पे की। नाजरीन, आज थोड़ा सा तारीख़ की तल्ख़ हकीकतें और मौजूदा अमेरिका, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। इसके अलावा 3 जमातों के सरबराहान को अडयाला जेल से मुलाकात का कहा गया लेकिन वो नहीं गए। वो कौन से सरबराहान हैं और क्यों नहीं गए। और तीसरी पोजीशन पे हम बात करेंगे, ये जो मेरा और आप सबका यहाँ ख़ास तौर पे लाहौर और पंजाब में रहने वालों का मसला है, ये जो हम जहर इनहेल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ये जो अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं और जिसके नतीजे में ट्रंप कामयाब हुए हैं, क्या ये एक आम सा फिनोमेना है? जिस तरह के इससे पहले बाइडन कामयाब हो गए थे, ट्रंप को शिकस्त हुई थी, या उससे पहले ट्रंप जीत गया था और ओबामा को हुई थी, और उससे पहले हिलरी को हुई थी, और उससे पहले ओबामा जीत गया था स्याह फार्म। तो ये क्या उसी तरह का एक आम सा वाक़या है? ट्रंप तो इससे पहले भी रहे हैं, तो इसमें ख़ास बात क्या है? तो मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से आज देखना चाहता हूँ। क्या मैं उसको क्वालिफाई कर पाता हूँ, ये फ़ैसला आपने करना है। देखिए, कौमें जो होती हैं और जो बड़ी कौमें होती हैं और जो सुपर पावर्स कहलाती हैं अपने अपने दौर की, अपने अपने इरा की, उनकी एक कहानी होती है अरूज की और ज़वाल की। तो इसे बहुत से लोगों ने इस पे लिखा, सोचा, बात की। कौमों का अरूज व ज़वाल। आज की सुपर पावर अमेरिका है और माजी में बहुत सी सुपर पावर्स रही हैं। उन सुपर पावर्स की जब ज़वाल की कहानी शुरू हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़वाल हो गया, वो भी हो गया, और आज मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि अमेरिका को कोई ज़वाल आ गया है, लेकिन कहानी तो शुरू होते होते होती है। तो इसको थोड़ा मैं जायज़ा लेना चाह रहा हूँ कि देखें, जो हमें पता है वो ये है, बहुत एंशिएंट सुपर पावर्स की तरफ या तहजीबों की तरफ नहीं जाते, लेकिन अगर हम देखें तो यूनानी जो एम्पायर थी, उसके बाद रोमन एम्पायर थी, फिर बेजेंटाइन वही बनी बाद में, बेजेंटाइन एम्पायर थी, और फिर इसके अलावा पर्शियन एम्पायर थी। फिर हम जानते हैं सब उस्मानी सल्तनत उस्मानिया, यानी कि खिलाफत उस्मानिया जो बाद में बनी। तो इन सब बड़ी एम्पायर्स का एक अरूज था। फिर बाद में यूनाइटेड किंगडम बनी। इन सब जो एम्पायर्स हैं, इनका एक अरूज था, फिर एक क्लाइमेक्स था, और फिर उस एंटी क्लाइमेक्स शुरू हो गया। तो उसमें क्या फैक्टर्स थे? अगर आज के दौर में, आज अमेरिका के साथ हम कुछ मिला के देखें, तो क्या अमेरिका उस पर पूरा उतर रहा है, या कोई ऐसी कुछ सीन है भी, या हम सब ऐसे ही बैठे खुश होते रहते हैं? और ट्रंप का जीतना जो है वो अब इस बहस को क्यों इग्नाइट कर रहा है, तो इसमें देखते हैं। देखिए, तमाम एम्पायर्स जो हैं उनके
अरूज के बाद जो एंटी क्लाइमेक्स जो शुरू होता है उसमें 2 से 3 रीजंस बड़ी कॉमन है। एक ये कि वो जो सोसाइटी होती है वो अपनी बाहर, यानी कि उससे बाहर जो दुनिया है, एक तो उसका अपना एक दायरा है, उससे बाहर जो दुनिया है वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। और दूसरा, अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पिलर्स होते हैं स्टेट के, उनके दरमियान एक कशमकश का सीन आ जाता है। और फिर इसके नतीजे में जो अवाम होते हैं उनको ताकत मिलना शुरू हो जाती है। ये 3 बड़ी निशानियां रही हैं। सल्तनत उस्मानिया या यूनाइटेड किंगडम दोनों को देख लें। सल्तनत उस्मानिया किस दौर में क्या थी, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वो रूल कर रहे थे, लेकिन उससे बाहर जो क्रिस्टनडॉम था, जो ईसाई दुनिया थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, तरक्की हो रही थी, इल्मियत की एक लहर चली हुई थी, एक तहरीक थी, रेनेसां चल रहा था वहाँ पे, और ये बेखबर थे, जानबूझ के बेखबर थे, और वो उस तरक्की से आंखें मोड़े हुए थे। तो फिर सवाल आ गया। और आपको पता है कि जो खलीफा जो आखिरी थे इनके, वो किस कदर जो कर्ज़ों में जकड़े हुए थे। फिर उनको कर्ज़े देने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें मानना पड़ी। उस वक़्त की जो बरतानवी सल्तनत थी, जो इसका जो रूल था। और बरतानिया का क्या हुआ था कि जो बाकी जो पावर्स थी, जो अमेरिका था वो उभर रहा था, तो बरतानिया को फिर डूबना शुरू हो गया। और बरतानिया के अंदर जो वेल्थ की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई, और उसको फिर बिलाखिर अपने जो टेंटिकल्स फैलाए हुए थे उसने वो उठाना शुरू कर दिए। उसने जैसे इंडिया से भी चला गया। तो अब क्या, अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन ये आज की सुपर पावर है जिसकी कोई कानूनी तो नहीं है, लेकिन उसकी असर रसूख इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया पे वो इस वक्त हुक्मरानी करता आ रहा है एक अरसे से। तो आज ये बात क्यों हो रही है, तो इसका जायज़ा लेते हैं। देखें, ट्रंप की कामयाबी में और कैमला हैरिस की नाकामी में जो फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बिलियनर्स जो हैं वो कैमला हैरिस के साथ थे सबसे ज़्यादा, 85 इन नंबर्स, 85 जो अरबों डॉलर की जो माइशत पे जो उनकी जो कंपनीज़ हैं जिनको वो ओन करते हैं, जो कॉरपोरेशंस को ओन करते हैं, वो 85 लोग जो कॉरपोरेशंस थी वो कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रही थी। हिस्टोरिकल भी थी, हिस्टोरिकली भी वो जाहिर है कि डेमोक्रेट्स को करते आ रहे होंगे, लेकिन 85 लोग, और दूसरी तरफ 55 लोग। इलॉन मस्क भी उसमें एक शामिल है जिसने बहुत ज़्यादा दौलत लुटाई है इस इलेक्शन के लिए। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। यहूदी 80% वोट कैमला हैरिस, और फिर 20% ही कहेंगे ट्रंप को, और फिर ये कि अवाम की बड़ी तादाद ने वोट दिया, और वो भी वाइट रेसिस्ट ने दिया। जो सियाफ आम है उन्होंने उस रेशो पे वोट नहीं मिला उसको। हाँ, रेज वोट ज़रूर मिला, मैंने कल भी कहा था, गुस्से का वोट ज़रूर मिला, मुसलमानों का वोट ज़रूर मिला। कलर वोट इधर इसलिए गया थोड़ा सा, या जितना भी गया, कि वो जो बाइडन गवर्नमेंट के होते हुए जो इजराइल मजालिम ढा रहा है उसकी वजह से उसको मिला है। लेकिन देखें, क्या वो जो यहूदी हैं, जो 80% यहूदी हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में और तालीम में और एजुकेशन में और दौलत में सबसे आगे हैं, सबको पता है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था, उनको नज़र नहीं आ रहा था कि ट्रंप तो हार रहा है, हम उस पर क्यों बैट कर रहे हैं, हम वो जुआ क्यों खेल रहे हैं। तो वो नहीं खेलना चाहते थे, वो नहीं उधर पैसा लगाना चाहते थे। पता होगा ये कैसे हो सकता है। वो जो इतनी कॉरपोरेशंस हैं, उनके बिजनेस हैं, कारोबार हैं, वो कोई मतलब ढंब है कि उनको नहीं पता कि ट्रंप जीत रहा है तो उधर जाए, जीते की तरफ जाते हैं सारे लोग। कैपिटलिज्म है, कोई नज़रिया तो नहीं है, तो वो नहीं जाना चाहते थे। तो अब अगर नहीं गए तो जो इधर हैं, और ट्रंप जो है वो एक स्टबन आदमी है, एक रिजिड आदमी है, अपने लिहाज से और तरह का बंदा है, वो अड़ जाता है कुछ चीज़ों पे, तो क्या वो उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करेगा। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी उसके साथ जो है वो लड़ाई में। तो ये टसल है, ये अंदरून जो अमेरिका के अंदर जो टसल जो इस इलेक्शन के नतीजे में खुल के सामने आई।
तो ये एक चीज़। और दूसरा, अमेरिका से बाहर चाइना और फिर बहुत से और कंट्रीज भी, जिसमें इंडिया भी कह सकते हैं आप, वो ऐसे ग्रो कर रहे हैं। तो अमेरिका, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका को बड़ा डिपेंडेंट है। अमेरिका जो बनाता है वो बाकी दुनिया कम ही बनाती है। वो बड़े बड़े जहाज़ बनाता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाता है, वो फार्मास्यूटिकल्स में है, उसके यहाँ टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या वजह है कि वो चाइना का मकरूज है। 7.4 बिलियन डॉलर उसने चाइना के देने हैं, उसका कर्जा है उस पर 7.49। और जो उसने जापान का कर्जा देना है वो 1.1 ट्रिलियन है। ये बहुत बड़ी बहस है कि अमेरिका इतना बड़ा मकरूज है। और जो वो देखें, हम कर्जा लेते हैं ना पाकिस्तान वाले, तो उसको जब पे करते हैं और जब पे करने के दरमियान हम किस्तें पे करते हैं, और उस दौरान जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है, जो सूद होता है, वो जब हम पे करते हैं तो वो सबसे बड़ा मसला होता है। तो अमेरिकी तो ये कहते हैं कि इतना बड़ा कर्जा है और इसकी जो सूद की पेमेंट है वो हमारे टैक्सेस से निकाल के देते हैं। तो इस वक्त आपके अमेरिका में जो बड़ी मार्केट है, जो कंज्यूमर मार्केट है, जो फूड है और छोटी जो आइटम्स हैं उसकी जो मार्केट है, जो हर बंदे की ज़रूरत है, वो तो चाइना की है, वो अमेरिका की अपनी तो नहीं है। तो उस पर जनाबे ट्रंप साहब टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो ये एक टसल चाइना और अमेरिका की अब इतनी ज़्यादा हो जाएगी उस टैक्स लगाने की वजह से, क्योंकि उससे डेफिनेटली चाइना मुतासर होगा और फिर उसका वो कोई रास्ता निकालेगा। फिर वो बहुत सी और जगहों पे अमेरिका की मुखालफत करेगा, वहाँ पे जहाँ पे वो अब तक नहीं करता। और फिर एनर्जी क्राइसिस, और फिर यूक्रेन की जंग। भाई आप जंग बंद कराने का ऐलान कर चुके हैं ना, तो जंग कैसे बंद कराएंगे? यूक्रेन की जंग क्या यूक्रेन ने शुरू की थी? नहीं, रशिया ने उस पर हमला किया था। तो यूक्रेन क्या कहेगा कि मैं सरेंडर करता हूँ? तो यही एक हल है ना ट्रंप के पास, इसके अलावा क्या हल है? और रशिया जो है वो अगर यूक्रेन उसका हो जाता है तो आगे फिर पोलैंड है और बहुत सी रियासतें हैं, बाल्टिक जो स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी उस पर दावेदार है। तो क्या होगा? सुबकी होगी जनाबे ट्रंप साहब की। और फिर एक अंदर में जो एक लड़ाई होगी, जो कि ऑलरेडी जो पिलर्स हैं स्टेट के पिलर्स, पहले ही जो अंपायर्स होती थी उसमें जो पिलर्स होते थे वो स्टेक होल्डर्स वो भाई होते थे या कुछ और जो महल के अंदर जो लोग होते थे। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जाहिर है कि शक्ल बदल गई है, लेकिन हैं तो सही ना। तो वो वहाँ जब वो लड़ते थे और बैरूनी दुश्मन मजबूत हो जाता था, तो आप यहाँ पे अंदर लड़ेंगे और बैरूनी दुश्मन तो है ही मजबूत। तो ये अब कोई ये कहे कि जी रूस के हाथों तो अमेरिका टूट नहीं सका, अब क्या चाइना? यस, रूस के वक्त जो था वो रूस की जो इकोनॉमी थी वो एक कन्फाइंड इकोनॉमी थी, वो दुनिया के साथ कारोबार नहीं कर सके। चाइना ने यही तो मिरेकल दिखाया है कि उसने इंडस्ट्री डेवलप की, अपने लोगों को गुर्बत से निकाला और पूरी दुनिया में छा गया। कहाँ है जहाँ चाइना मार्केट या चाइना टाउन नहीं है? किस दुनिया के किस मुल्क में? तो ये फिनोमेना जो है ये ज़वाल की तरफ ये कहानी शुरू हो गई है और इस इलेक्शन ने इन निशानियों को वाज़े कर दिया। ये बात हमने कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने 3 अहम रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दी और उनमें जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP के मैंगल ग्रुप के अख्तर मैंगल, इन तीनों को उन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलें जेल में, और मौलाना को कहा कि आप आएँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपकी मुखालफत क्यों करता रहा और मैंने जिस लेवल पे जाके आपकी मुखालफत की वो किसके कहने पे की, क्यों की।
मैं उस पर माफ़ी भी मांगूंगा आपसे और आपको उसकी पूरी वजाहत दूंगा और उस किरदार को वाज़े आपके सामने मैं सामने आपके रखूंगा और बताऊंगा उस किरदार के बारे में जो मुझे ये कहता रहा कि आप मौलाना को निशाना बनाएं। ये पैगाम मौलाना को आया, इसी तरह महमूद खान अचकज़ई को आया कि आप आएँ और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो फ़ैसले किए जिसकी वजह से आज जेल में हूं, मैंने क्यों किए और मेरा आगे क्या प्लान है। और मैंगल को कहा कि आप आएँ, मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के हवाले से मैं अपने वादे क्यों पूरे नहीं कर सका था और उसमें रुकावट कौन था, तो आगे मैं क्या प्लान रखता हूं। तो इन तीनों रहनुमाओं को ये पैगामात मिले। जाहिर है कि इन तीनों ने गौर किया और जब इन तीनों को मिलने वाले पैगामात का पता दूसरी तरफ लगा तो वहाँ से फिर एक एक वार्निंग आई, जो जाहिर है हर एक के अपने अपने मामलात हैं। मौलाना इतना खुल के और एंडलेस गेम नहीं कर सकते, उनकी सियासत है, वो सियासतदान हैं और वो बड़े तरीके से खेलते हैं। और अचकज़ई साहब जो हैं उन पे कुछ इल्ज़ामात हैं जो कि ज़ाहिर है कुछ मुकदमात की सूरत में मौजूद भी हैं, वो उनके मसले थे। इसी तरह मैंगल साहब पे भी कुछ इल्ज़ामात हैं और वो भी मुकदमात की सूरत में मौजूद थे। तो अब तक ये इतलात हैं कि मौलाना तो चले गए बाहर, उन्होंने कहा मैं वापस आके अपनी पार्टी की शुरा के सामने ये रखूँगा और बाकी दो हज़रात ने हम ही नहीं बरी, इनकार नहीं किया लेकिन हम ही भी नहीं बरी, तो ये मुलाकात नहीं हो सकी। और तीसरा हमारा जो इशू है वो मेरा और आपका है, आम आदमी का है। अमीर लोग तो प्यूरीफायर अपने घरों में लगा लेते हैं और वो जो स्मोक आ रही होती है वो उनकी जो घर की फ़ज़ा है उसको प्यूरीफाई कर देती है, स्मोक को बाहर निकाल देती है और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी गाड़ियों में भी प्यूरीफायर होते हैं, उनके दफातर में भी प्यूरीफायर होते हैं। लेकिन मैं और आप कैसे लगाएं, बड़े महंगे हैं, फिर ऊपर से बिजली का ख़र्चा है, तो ना ही हम किसी क्यूब्स में रह सकते हैं, हमें तो अंदर बाहर जाना, मेहनत करनी है। लेकिन ये जो हाल है इस वक्त पंजाब का वो आपके सामने है। और वज़ीर आला पंजाब भी चली गई हैं अपने इलाज के सिलसिले में मुल्क से बाहर, और उनके साथ जो वज़ीर माहौलियात हैं वो भी चली गई हैं। तो इस वक्त एमरजेंसी लाइक सिचुएशन है पंजाब में और लाहौर में, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो अपने अपने कामों को, उनकी तरजीह है, इस तरफ किसी ने कोई तवज्जो, मैं इसलिए कहता हूँ कोई तवज्जो कि जो इक़दाम किए गए हैं वो बिल्कुल काफ़ी नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जो करना चाहिए था, जो एमरजेंसी सूरत हाल में किया जाता है वो नहीं किया गया, और ना ही कोई आगे कुछ सस्टेनेबल स्टेप्स लेने का मुझे कोई ऐसी चीज़ अगर आपको आई है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं पंजाब के वो अपने कामों पे चले गए। तो ये अब बात करनी थी, इंशाल्लाह कल और मज़ीद आपको अपडेट देंगे।